हेलो दोस्तों। कल मैंने फंडामेंटल की सभी क्लासें सभी यूनिट चौथी यूनिट तक डाल दिया था। किसी कारण बस 5वीं यूनिट नहीं डाल पाया था मैं। आज मैं जो PGDCA के और DCA के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनके कल पेपर हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कल आप लोगों का IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है तो मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। परसों PC पैकेज का है तो PC पैकेज का मैं कल बना दूँगा, है ना। फिलहाल आज मैं IT ट्रेंड का डाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि IT ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये है क्या, आखिर क्यों है, इसका क्या महत्व है। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ट्रेड्स का मतलब होता है जो बहुत इस समय चलन में है। तो टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें जो वर्तमान में खूब चल रही हैं, टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें वर्तमान में खूब चल रही हैं, उसी का मतलब होता है IT ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे ब्लूटूथ चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, सिम चल रहा है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, GPS ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स, ये सारी चीज़ों की डिटेल हमको इसमें मिलेगी। कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के प्रकार, कब चालू हुआ गवर्नेंस, क्यों चालू हुआ गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस से क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, है ना, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे किसमें, IT ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी में। मतलब जो वर्तमान में हम सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हमको किस मिलेंगी, IT ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी में। तो मैं यूनिट बाय यूनिट आपको दे रहा हूँ ये। तो सबसे पहले आते हैं पहली यूनिट में, गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नेंस क्या है और गवर्नेंस के कार्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो गवर्नमेंट के वो काम जो पहले रजिस्टर में किए जाते थे, सरकारी कामकाज पहले कागजों में होते थे, उन्हीं काम को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। जब डिजिटलाइजेशन हुआ, सारे कामों को क्या किया, कंप्यूटरीकृत किया गया। तो जो गवर्नेंस के काम थे वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जिस चीज़ में ई जुड़ जाए वो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे ईमेल, मेल मतलब चिट्ठी भेजना, पोस्ट करना। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तरीके से भेजने लगे तो इसमें ईमेल हो गया। कॉमर्स व्यापार, और इसमें ई जुड़ गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ई कॉमर्स। अब जो नॉर्मल हम किसी व्यापारी के पास जाते हैं, खरीदारी करते हैं, कॉमर्स हो गया वो। अब इसी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से करते हैं तो क्या हो जाता है, ई कॉमर्स। इसी तरह गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनमें जब कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को देखो, पहले के दशक में लोग क्या करते थे, रजिस्ट्री कराते थे। तो कहाँ जाते थे, गवर्नमेंट के पास जाते थे, रजिस्ट्री होती थी लिखित में, कागज़ मिला, गवर्नमेंट के पास भी कागज़ है। अगर वो कागज़ जल गया या बाढ़ में बह गया तो क्या रिकॉर्ड रहेगा गवर्नमेंट के पास कि आपकी ज़मीन है। यदि आपके पास भी गुम गया तो कैसे पता चलेगा किसकी ज़मीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री होने लगे गवर्नेंस के माध्यम से। तो गवर्नेंस का ई गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट के वह सारे कार्य जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है और उन्हें कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करके सर्वर में डाला जाता है, क्लाउड में रखा जाता है, वो सब ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस समझ में आया। ई गवर्नेंस 5 तरीके के होते हैं। गवर्नेंस टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है उसे गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। जैसे आधार कार्ड ऑनलाइन मिलता है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये सारी सुविधाएं हमको कहाँ मिलती हैं, ऑनलाइन तरीके से हम कहीं भी आसपास के कंप्यूटर में हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट, सिटीजन टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो जनता गवर्नमेंट को देती है, जैसे बिजली का बिल जमा करती है, पानी का बिल जमा करती है, टेलीफोन का बिल जमा करती है, टैक्स जमा करती है, बीमा प्रीमियम भरते हैं, तो हम गवर्नमेंट को देते हैं सारी चीज़ें। तो सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक सरकारी विभाग ऑनलाइन तरीके से दूसरे सरकारी विभाग से डाटा का आदान प्रदान करता है, जैसे न्यायालय,
पुलिस से अपनी जानकारी लेता है। इसकी जानकारी कुछ मुख्य विभाग वाले व्यक्तियों के पास दोनों की जानकारी रहती है, जैसे कलेक्टर हो गया, आईपीएस अधिकारी हो गया, ये विशेष अधिकारियों के पास दोनों सभी विभागों की जानकारी प्राप्त करने का आदेश रहता है। तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो सरकार बिजनेसमैन को देती है, जैसे निविदाएं बुलाना। निविदाएं बुलाने का मतलब टेंडर निकाल करके, जैसे कोई हॉस्पिटल बननी है, उस हॉस्पिटल में ईंटा मतलब किसी कंस्ट्रक्शन वाले को दे दिया, लाइट फिटिंग वाले को दे दिया, पानी फिटिंग वाले को दे दिया, तो इन सबको बुलाया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, और ऑनलाइन बुला करके टेंडर भरे जाते हैं, टेंडर भर करके फिर पास किए जाते हैं, फिर उसे काम करने का दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस, व्यापारियों को दिया जाता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया है। गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, गवर्नमेंट टू एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है, तो जो ऐसे कार्य हैं, जो ऐसी संस्थाएं कर रही हैं जो प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट है, पेड़ लगा रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, ऐसी संस्थाओं को सरकार क्या करती है, अनुदान देती है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट टू एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गए ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के प्रकार। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस और गवर्नेंस के प्रकार क्या हैं। ठीक है, अब आता है कि भारत सरकार में ई गवर्नेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। भारत सरकार का ई गवर्नेंस में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसको समझेंगे अपन। ये क्वेश्चन बनता है कि ई गवर्नेंस का प्रयोग किन किन जगहों पर किया जाता है। ई गवर्नेंस का प्रयोग किन किन जगहों पर किया है। तो इसमें सबसे पहले आता है पंजीकरण भूमि, लैंड रजिस्ट्री। पहले रजिस्ट्री कागजों में होती थी, मैंने अभी पहले बताया था, कागजों में होती थी, लिखित में होती थी, रजिस्टर में डाटा रखा जाता था। किसी कारणवश वो डाटा गुम गया, जल गया या बाढ़ आ गई तो बह गया, तो रिकॉर्ड नष्ट हो जाते थे। इसमें समय लगता था, पैसा ज़्यादा लगते थे, खर्च ज़्यादा लगता था, कागजी काम होते थे, लोग ज़्यादा लगते थे। इसको क्या किया कर दिया गया, डाटा को क्लाउड में सेव करने, ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री होने लगी है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल रजिस्ट्री होने लगी। इससे ये रजिस्ट्री होने के बाद आदमी कहीं भी बैठ करके देख सकता है कि किसकी ज़मीन है, किसका मालिक कौन है। ये है इलेक्ट्रॉनिक। इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है रोजगार केंद्र, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जब कोई विद्यार्थी पढ़ के फ्री होता है, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो क्या करता है, अपना जा कर के पंजीयन कराता है कि वो क्या पढ़ाई किया है। ये भारत सरकार की ऐसी संस्था है जो रोजगार देने का कार्य करती है। तो ये क्या करते हैं, पहले रोजगार पंजीयन कराती हैं, जिससे वो पता चलता है कि कौन कॉमर्स किया है, कौन बीकॉम किया, कौन एमकॉम किया, कौन बीए किया है, कौन कौन सी पढ़ाई किया, कौन कंप्यूटर किया, कौन नहीं किया। ये सब रजिस्टर्ड करा लेता है। फिर जिस व्यक्ति के योग्य की वैकेंसी निकलती है उसे डाल दिया जाता है। तो रोजगार पंजीयन के माध्यम से उस संस्था, उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को वो जानकारी मिल जाती है और वो उसमें अप्लाई कर पाता है। इसीलिए रोजगार पंजीयन कराया जाता है। कुछ साल पहले रोजगार पंजीयन सभी लोग ने कराया होगा। रोजगार पंजीयन इसी लिए होता है कि आप जब उस विभाग की जानकारी निकलेगी तो आपको आगाह किया जाएगा या नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आपको रोजगार पंजीयन देना है, सारी जानकारी आपको वहाँ सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। बहुत सारी जानकारी लेकर के आपको नहीं जाना है। फिर सड़क परिवहन। भारत देखो, आज के डेट में लाखों वाहन डेली रजिस्टर्ड होते हैं, कागजों में कहाँ तक रखेगा। सड़क परिवहन में क्या है, कोई भी वाहन किसी के एक्सीडेंट करके चला जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो आरटीओ क्या करता है कि उस वाहन का जो रजिस्टर्ड है वो ऑनलाइन तरीके से रजिस्टर्ड करता है। नंबर, एक यूनिक नंबर देता है, जिस नंबर को डाल करके आप क्या कर सकते हैं, नेट से, इंटरनेट से, गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से सर्च करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वाहन कब खरीदा गया, कब बेचा गया, किस कलर का है, किसके नाम पे है, उस व्यक्ति का पता क्या है, उसका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। फिर ई न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय। अब ऐसा न्यायालय ऐसा सिस्टम बना रही है, ऑटोमेटिक डिसीजन टेकिंग मशीन, जिसमें छोटे छोटे कार्यों को ऑटोमेटिक मशीन डिसीजन दे पाएगी। छोटे छोटे कार्यों के 151 जैसे केस, 152 जैसे केसों में ऑटोमेटिक जमानत हो जाएगी। ऐसी मशीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोकतंत्र, EBM, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन।
इसका अगला पॉइंट है ईवी इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र। आप अपना मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से देते हैं। पहले वोटिंग कैसे मैनुअल होती थी। लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपना जो भी लीडर चुनने का, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुन सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुना जा सकता है। इसमें लोकतंत्र को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा गया है, इसमें मैनुअल नहीं है। तो जब लोकतंत्र पहले वोटिंग होती थी मैनुअल तरीके से, वो लोकतंत्र हो गया, उसी में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग होने लगी, वो इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र हो गया। इनका प्रयोग है किन किन जगह पे किया जाता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब है ई इंगेजमेंट प्रणाली क्या है, समझिएगा। ई इंगेजमेंट प्रणाली क्या है। ई इंगेजमेंट प्रणाली क्या है। इंगेजमेंट का मतलब होता है जिसका पूर्ण अधिकार ना हो, आधा अधिकार हो, वो उसको कहते हैं सहभागीदार। सिर्फ भागीदार है लेकिन पूर्ण रूप का अधिकारी नहीं है। तो सरकार को चुनने के लिए, सरकार के कुछ फैसलों के लिए कुछ आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें ई एंगेजमेंट कहा जाता है। जिससे सरकार कोई बिल पास करती है तो उसमें सहमति जरूरी होती है सबकी, तो एक कुछ व्यक्तियों की नियुक्त की जाती है, उसको ई एंगेजमेंट प्रणाली कहते हैं। इसमें ई एंगेज प्रणाली में सरकार और नागरिकों के बीच में वार्तालाप होती है, फिर उसमें नागरिक चुनकर भेजते हैं सदन में, ये हमारी तरफ से बात करेगा। तो ऐसे नागरिकों को रखा जाता है ताकि वो वहाँ पे सदस्य उसका बने और वो सरकार के जो बिल हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, उनमें चर्चा कर सकें। इसको कहते हैं ई एंगेजमेंट प्रणाली। ये एंगेजमेंट प्रणाली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पक्ष विपक्ष में जब फैसले लिए जाते हैं तो बिल पारित होता है, तो नागरिक के बीच के व्यक्ति होते हैं, तो उसमें फैसला लेने में उसे रोकते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये सहमति होती है। ये हो गया ये एंगेजमेंट। अब है PPP मॉडल, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। PPP मॉडल। PPP मॉडल क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का से सरकार से है, प्राइवेट का से निजी कंपनी से है, और दोनों की पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अर्थ है कि सरकार और प्राइवेट संस्थाओं के बीच में साझेदारी। जिस कार्य को सरकार पूरा नहीं कर पाती है उस कार्य को निजी कंपनियों को दे दिया जाता है, तो निजी कंपनी उसमें अपना सब कुछ लगाती है, अपना सब कुछ लगाने के बाद उसे कार्य को पूरा कराती है। अगर घाटा होता है तो निजी कंपनी का फायदा होता है, तो सरकार उसका परसेंटेज लेती है, जो भी परसेंटेज निर्धारित किया गया है, तो उसका परसेंटेज निर्धारित जो होता है उसे सरकार को देती है। अगर लॉस होता है तो प्राइवेट कंपनी उसका वहन स्वयं करती है। लेकिन पीपी मॉडल में जैसे इसका मुख्य उदाहरण है टोल रोड। मान लीजिए 10 साल के लिए कोई कंपनी टोल रोड लेती है, तो उसमें वो पैसा लगाएगी, उसका टोल वसूल करके पैसा लेगी, सरकार का 10 साल बाद सरकार को रोड दे देगी, और 10 साल तक रोड खराब भी नहीं होगी, उसका टोल वसूलेगी। चाहे वो 5 साल में बनाकर 5 साल टोल वसूले, चाहे वो 1 साल में बना करके 9 साल टोल वसूले। ये मेन इसका टोल उदाहरण है। जिस कार्य को, जिस कंपनी को संस्था नहीं चला, सरकार नहीं चला पाती, उसे किसी ठेकेदार को दे देती है, ठेकेदार उस संस्था को चलाता है, जो भी उसका बेनिफिट है वो ले लेती है। इसके बहुत फायदे होते हैं। सरकारी कामकाज में जो रोक टोक होती है, जब सरकार की संस्था है, वो सरकार ने ठेका दिया, तो उसमें रोक टोक नहीं होता है। इसमें दोनों, प्राइवेट अपना अनुभव लगाती है, सरकार के कुछ कर्मचारी अपना अनुभव लगाते हैं, तो दोनों मिल करके एक अच्छा नया काम का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे लॉस भी होता है। लॉस क्या है। प्राइवेट वाले मनमानी करने लगते हैं, किसी को हटाना, कम पैसे में ज़्यादा काम कराना, लोगों को परेशान करने, रोज़मर्रा के कार्यों को प्रभावित करता है। ये हो गया हमारा पीपीपी मॉडल। अगर पीपीपी मॉडल में और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे समझा दूँ। अब आता है भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइटें। भारत सरकार की महत्वपूर्ण वेबसाइटें कौन कौन सी हैं। भारत सरकार में देखिए कुल मिलाकर के 27 वेबसाइटें बनाई गई, भारत सरकार ने बनाया है, जिसमें से 10 राज्य सरकार के लिए, 10 केंद्र सरकार के लिए और 27 दोनों के लिए बराबर मानी जाती है। 10 राज्य सरकार के लिए, 10 केंद्र सरकार के लिए और 7 दोनों के लिए रहती हैं। जिसमें सबसे पहले Varna.com, AG.net। AG.net में दुनिया, मतलब पूरे भारत के किस मंडी में कौन सा अनाज किस रेट में बिक रहा है, वो सारी चीज़ें पता लगाया जा सकता है। कोल्हापुर ज़िले की मुख्य वेबसाइट है महाराष्ट्र के Varna.com। इसमें www.nic.in, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें कई वेबसाइटों की जानकारी मिलती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए MP ऑनलाइन। ये सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट है, हमारे मध्य प्रदेश का अधिकृत पोर्टल है। MP ऑनलाइन की ID भी बनाना पड़ता है, इसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ कार्यों के लिए हमें इसमें
एथराइज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए MP ऑनलाइन में क्या क्या कर सकते हैं। MP ऑनलाइन वेबसाइट हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मधिकृत पोर्टल है। इसमें सरकार की सभी वैकेंसियों की जानकारी रहती है। आप सरकार के सभी वैकेंसियों में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, इसमें आप पानी का बिल, इसमें आप सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, इसमें आप हवाई जहाज़ का टिकट बुक कर सकते हैं, इसमें आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसमें आप बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्शन बंद कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख सकते हैं ना, परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल का पूरा रिजल्ट इसी में दिखाया जाता है। किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी की वैकेंसी के लिए इसी में डाला जाता है। ये सारे काम MP ऑनलाइन में किए जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनको बिना परमिशन, बिना लाइसेंस लिए कर सकते हैं, कुछ कामों के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ये हो गया MP ऑनलाइन, ये हो गई हमारी वेबसाइट। MP ऑनलाइन मुख्य वेबसाइट है। अब आते हैं अपन भारत सरकार के मुख्य ऐप। भारत सरकार के मुख्य ऐप कौन कौन से? देखिए, अभी हम लोग प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता सारी चीज़ें। लेकिन भारत सरकार के भी कुछ मोबाइल ऐप हैं जिसमें सरकारी एथराइज्ड ऐप हैं, जिसको हम लोग उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे भू नक्शा से आप किसी भी व्यक्ति की रजिस्ट्री, ज़मीन की कहाँ है, कितना नक्शा है, जो नक्शा खसरा खतौनी डाउनलोड करते हैं ना, भू नक्शा में होता है, भूमि का नक्शा। ये सरकारी ऐप है ना। दूसरा मोबाइल ऐप है वाहन ऐप। वाहन ऐप में क्या होता है कि आप किसी भी वाहन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाहन ऐप इंस्टॉल कर लेंगे यदि अपने मोबाइल में आप, ये भारत सरकार का एथराइज्ड मोबाइल है भारत सरकार का, तो इसमें आप किसी भी वाहन का नंबर, पंजीकृत नंबर डाल करके उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो कहाँ का है, किस कलर की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, कब ली गई है, इसका मालिक कौन है, ये सब जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जैसे MP बोर्ड, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, माखनलाल विश्वविद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटियों को, ऐसी संस्थाओं को मान्यता देती है। जिसकी यूनिवर्सिटी AICTE से मान्यता प्राप्त नहीं होती, उसकी डिग्रियां वैलिड नहीं मानी जाती हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसके अधीन में इसे मध्य प्रदेश बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो सरकारी बोर्ड हैं, और कोई यूनिवर्सिटी इसी से रजिस्टर्ड होती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उमंग तो जानते हैं, ये स्वास्थ्य संबंधी ऐप है। इसमें हर मरीज़ की डिटेल निकाली जाती है, कौन सा मरीज़ किस हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। फिर है आधार कार्ड। आधार कार्ड ये ऐप है, इससे आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। सिंपल सा है, जब आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही किया जाता है। इसके बाद हम जानकारी आपको देंगे साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम क्या है। साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम क्या है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम क्या है? साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम, पहले साइबर क्राइम समझेंगे तब लॉ समझ में आएगा। ऐसे कार्य, ऐसे गैर कानूनी कार्य जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके किया जाता है, ऐसे अवैधानिक कार्य जिनमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके क्राइम किए जाते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी का डाटा चुराना, किसी की पहचान चुराना, उसका प्रयोग करना, किसी के डाटा को छेड़छाड़ करना, किसी के कंप्यूटर को छेड़छाड़ करना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी के मोबाइल को चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल करना, उसकी सिम का गलत इस्तेमाल करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए। सन 2000 में, सितंबर 2000 में भारतीय संसद के दोनों सदन ने इसकी अपील की थी, तो ये बना, जुलाई में लागू हो गया है। नहीं, जुलाई में इसकी मांग की गई थी और सितंबर में इसको लागू कर दिया गया। जब इसको लागू कर दिया 2000 में, तो इसका नाम दिया गया IT एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 2000 के तहत जो भी नियम कानून बनाए गए थे, इसको कहते हैं साइबर लॉ। साइबर में, सर्वर में होने वाले क्राइम, देखो जब कंप्यूटर बना था तो कोई इसको सोचा नहीं था
कि इसमें क्राइम भी होगी, क्योंकि कंप्यूटर का काम है डेटा प्राप्त करना, डेटा भेजना। अगर बीच में इसको कोई छेड़छाड़ कर दे डेटा को, इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ रहा है कंप्यूटर में, तो इसमें क्राइम करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। जिसमें इंटरनेट का प्रयोग करके लोग क्राइम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। और इस कार्य को रोकने के लिए जो नियम कानून बनाए गए उसको क्या कहते हैं? साइबर लॉ कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो जिन्हें करना कानूनन अपराध होता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करना कानूनन अपराध होता है, कौन सी धारा लगेगी? इसमें कुछ संशोधन किया गया था। सन 2008 में कुछ संशोधन हुआ था। सन 2008 में संशोधन हुआ था, इसको IT एक्ट 2008 भी नाम दिया गया था। तो इसमें मान लीजिए इसके अंतर्गत जैसे डाटा थिफ्ट, अगर डाटा थिफ्ट मतलब किसी का डाटा को चुराना, अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसका पूर्ण अधिकार हो उस कंप्यूटर, उसके डेटा में, उसकी मर्जी के बिना अगर आप डेटा प्राप्त करते हैं, उसका डेटा कॉपी करते हैं, या उसके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा करके डेटा को कॉपी कर लेते हैं, या उसका डेटा डिलीट कर देते हैं, ऐसा करना डाटा थिफ्ट के अंतर्गत आता है। ऐसा करना कानूनन अपराध होता है। ऐसा करने पर क्या होता है कि IT एक्ट 2008 के अंतर्गत 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। और इसमें आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग, किसी के मर्जी के बिना उसके कंप्यूटर को चलाना और उसको अपने बस में करना अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग कहलाता है। अगर सर्वर के माध्यम से मेरा मोबाइल है, अगर आप अपने घर में बैठ करके मेरे मेल को हैक करके और मेरे गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो अनऑथराइज्ड बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर में एक्सेस होना, उसके डेटा को प्राप्त करना अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग है। इसमें IT एक्ट 2008 के अंतर्गत IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 2000 के 3 साल का सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। आता IP स्पूफिंग है, स्नैपिंग। ये क्या है? देखो, इंटरनेट में कंप्यूटर में डेटा भेजना और प्राप्त करना उसका काम है। अगर कोई डेटा भेज रहा है तो अपने कंप्यूटर से भेज दिया और हम इंतज़ार कर रहे हैं उसे प्राप्त करने का, बीच में कोई उसे डेटा को कैच कर अगर उसमें कुछ चेंजेस कर दे तो वो IP स्पूफिंग कहलाएगा। या किसी के कंप्यूटर में घुस के उसके डेटा को चोरी कर दे तो IP स्नीफिंग कहलाएगा। ये IP स्पूफिंग है, स्नैपिंग कहलाता है। आता है आइडेंटिटी थिफ्ट। क्या? आइडेंटिटी थिफ्ट। आइडेंटिटी थिफ्ट में क्या होता है? पहचान चुराना। इसमें अगर हम किसी की मर्जी के बिना उसकी फ़ोटो लगा करके सोशल मीडिया में किसी को परेशान करें, उसका नाम लिख के उसकी फ़ोटो लगा किसी को परेशान करते हैं, ये कहलाता है आइडेंटिटी, किसी की पहचान को चुराना। ऐसी स्थिति में अगर वो कंप्लेन कर दे और हम पकड़े जाते हैं तो IT एक्ट 2008 के 66C के अंतर्गत सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। जो आज की डेट में नए नए लड़के इंस्टाग्राम फेसबुक में किसी दूसरी की फ़ोटो लगा करके उसकी ID बना करके किसी गाली गलौज करते हैं, अगर कोई उसकी कंप्लेन कर दे और आप पकड़े जाएं, ऐसी स्थिति में IT एक्ट 2008 के अंतर्गत 66 धारा लगेगी। जो 66 धारा लगने के बाद आपको सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। अब है वार्म्स, वायरस एंड वार्म्स। क्या? वायरस एंड वार्म्स। ये क्या है? वायरस एंड वार्म्स है। वायरस एंड वार्म्स, अगर बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में अगर वायरस भेज करके उसको क्रैश कर दिया जाए तो बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। किसी की कंपनी के कंप्यूटर में वायरस डाल दिया जाए तो उसका डेटा नष्ट हो जाएगा, उसको करोड़ों का लॉस हो जाएगा। ये एक दुर्घटना कराना, स्कैम करना, ये भी एक IT एक्ट की धारा के अंतर्गत, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ये है साइबर क्राइम। कौन कौन से कार्य हैं जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं? ये पहली यूनिट हो गई। पहली यूनिट मैंने बता दिया है। इसके जो मुख्य क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के मुख्य प्रकार क्या है, ई गवर्नेंस के कार्य और प्रकार। दूसरा क्वेश्चन है PPP मॉडल और ई इंगेजमेंट प्रणाली को समझाइए, तो मुख्य क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम को विस्तार पूर्वक समझाइए। चौथा क्वेश्चन है भारत सरकार की वेबसाइट, मुख्य वेबसाइट और भारत सरकार के ऑथराइज्ड ऐप की व्याख्या कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुन लो। इस 4 क्वेश्चन में ही आना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला, ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के प्रकार। दूसरा, PPP मॉडल और ई एंगेजमेंट को समझाइए। तीसरा,
भारत सरकार के मोबाइल ऐप और वेबसाइटों की जानकारी दीजिए। चौथा कि ये साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम के अंतर्गत एक क्वेश्चन आएगा। ये 4 क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। थैंक यू। अगर आपको किसी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों को, और दूसरी यूनिट का वीडियो में बना के अपलोड कर रहा हूँ।